तो बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्लास 9 के लिए साइंस की बात कर रहे हैं। वैसे बच्चों साइंस में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे, एक बार में ही चैप्टर को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक बच्चों, तो दिया गया है परमाणु की संरचना एवं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का मतलब होता है परमाणु की संरचना। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे अणु और परमाणु। ठीक, यहाँ पर हमने पढ़ने वाले बेटा परिचय पढ़ेंगे, पदार्थ में आवेशित कण पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं इसकी पढ़ेंगे, बारे में जानकारी बात करेंगे, संयोजकता के बारे में बात करेंगे, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे, समस्थानिक की बात करेंगे, अध्याय का सारांश करेंगे, एनसीईआरटी जोन और अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, हम लोग बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, दिया गया हमारा परिचय में बोला पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के अध्ययन के दौरान हमने सीखा था कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो क्वेश्चन हमें एक पता चल गया, जो परमाणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा इसका आंसर निकल रहा है बेटा पदार्थ वाले के लिए आंसर निकल रहा हमारा कि जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो अगर ब्राइटनेस कम है तो हम ब्राइटनेस और बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपने देखा वास्तव में ये परमाणु तथा अणु किसी पदार्थ के मौलिक घटक मतलब फंडामेंटल ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं। यद्यपि पदार्थ की संरचना के संदर्भ में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उसने बताया था कि पदार्थ सूक्ष्मतम तथा अंतिम कण है। जो डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ जो है हमारा बच्चों वो बहुत ही छोटा कण है और अंतिम का मतलब अल्टीमेट कण परमाणु है। इसके अनुसार तत्व के परमाणु एक समान तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। मतलब एक अगर हम बात करें समान तत्व के परमाणु एक समान होते हैं और भिन्न तत्व के परमाणु असमान होते हैं। बाद में खोजों द्वारा पाया गया कि तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो बेटा क्या बाद में खोज की कि तत्व के परमाणु जो होते हैं हमारे वो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जब अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वास्तव में परमाणु ही कैसे किसी पदार्थ का सूक्ष्म भाग है, जैसे डाल्टन ने बताया था कि इसके अतिरिक्त विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर किस प्रकार असमान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न वास्तव में उस समय के वैज्ञानिक के लिए चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। ठीक, इन प्रश्नों को 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक जैसे जे थॉमसन हमारे वैज्ञानिक थे। ठीक, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और चैडविक और बोर आदि ने प्राप्त किया था। ठीक, आदि ने प्राप्त किया था। ठीक, अब आगे दिया गया इनके बारे में और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोग सेट कर लेते हैं बुक तो अच्छी बात, फिर डलता नहीं। ठीक है, आगे दिया है कि इनके द्वारा किए गए शोधों का परिणाम स्वरूप यह स्थापित हो सका है कि परमाणु उतना सरल नहीं है जैसा कि डाल्टन ने बताया था। यह अनेक अवपरमाणु कणों से मिलकर बना है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक जीवन में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इन्हीं से ही हर चीज़ मिलकर बनी होती है। फिर आगे दिया गया है कि इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इस अध्याय में हम परमाणु के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कण, अपरमाणु कणों और परमाणुओं के अंदर उनकी व्यवस्था जिन्हें परमाणु मॉडल कहा गया है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो वही चीज़ है कि हम इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेत में से संकेत स्तर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से अध्ययन से मिलता है। पहले तो एक चीज़ और याद रखो कि बेटा जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। ठीक है, उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है। आगे बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक, पदार्थों में
आवेशित कण। आगे दिया गया है पदार्थों में आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स। बोला 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फैराडे और क्रुक्स और जे.एफ. थॉमसन, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिक के अनुसंधानों ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन किया था। तो 3 वैज्ञानिक थे इसमें, रदरफोर्ड थे बच्चा, जे थॉमसन थे, फैराडे और क्रुक्स ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन किया था। अब यह निश्चित हो चुका है कि परमाणु विभाज्य है और इसकी एक निश्चित संरचना होती है। इसके कई प्रकार के अवयवी कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स विद्यमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के प्रमुख अवयवी तथा मूल कण है, इनको स्थायी कण भी कहते हैं, परमानेंट पार्टिकल भी कहते हैं। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए आपको एक्टिविटी करना है। तो एक्टिविटी को आपको नहीं कुछ पढ़ना है, सीधे आपको आना है इलेक्ट्रॉन की खोज पे, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। ठीक, उनके एक प्रयोग के दौरान जिसे एक विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब में कराया था। विसर्जन नलिका कठोर कांच से बनी होती है। यह एक लंबी बेलनाकार सिलेंडरिकल नली है जो दोनों सिरों से बंद तथा 2 धातु के इलेक्ट्रोडों से जुड़ी होती है। ठीक, आगे दिया गया है, देख सकते हो कैथोड विसर्जन का ये चित्र आपका है। ठीक है, आगे दिया गया है बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। जो नेगेटिव में जुड़ता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोड उसे कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव में जुड़ता है उसको बेटा एनोड कहते हैं। ठीक, जो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ता है उसको एनोड कहते हैं। प्रयोग के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों को एक उच्च वोल्टता के स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। इसके लिए एक प्रेरक कुंडली इंडक्शन कॉइल्स उच्च विभव वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नलिका दिया गया, नलिका को निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है जिससे आवश्यकता अनुसार नलिका में दाब कम किया जा सके। विसर्जन नलिका में वायु या कोई अन्य गैस भर भी दी जाती है। इस प्रकार उपकरण समायोजित करके उन पर निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए जाते हैं। आगे दिया गया है अत्यंत उच्च वोल्टता वाले जो 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा को विसर्जन नलिका में एक वायुमंडल के समान दाब पर प्रवाहित करने पर वायु से होकर विद्युत प्रवाह नहीं हो सका, क्योंकि वायु विद्युत का एक अत्यंत दुर्बल चालक होता है। आगे दिया गया पुनः विसर्जन नलिका के भीतर दाब को निर्वात पंप की सहायता से धीरे धीरे हटाया गया था। तभी दाब को 1 मिमी Hg तथा घटाकर विद्युत विसर्जन पुनः कराने पर नलिका में विद्युत का प्रभाव प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप नलिका के भीतर प्रकाश उत्सर्जित होने लगा। आगे दिया गया है प्रकाश उत्सर्जन नलिका के भीतर दाब घटाकर 0.01 मिमी Hg करने पर रुक गया। कैथोड के सामने की ओर विसर्जन नलिका की दीवार हरे प्रकाश से चमकने लगी। इस हरे प्रकाश को प्रदीप्त कहा जाता है। ठीक, आगे दिया गया है खोज के दौरान यह पाया गया कि यह प्रदीप्त कैथोड से उत्सर्जित किरणों की नलिका की दीवार पर टकराने से उत्पन्न होती है। इसे कैथोड किरणें कहा गया। आगे दिया गया है थॉमसन ने अपना प्रयोग वायु के अतिरिक्त अन्य गैसों का प्रयोग करके व अन्य कैथोड की धातु को परिवर्तित करके अनेक बार दोहराया। उसने पाया कि सभी प्रयोग उत्सर्जित कैथोड किरणों के समान होती है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों कैथोड किरणों की गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे। ठीक है, आगे दिया गया है कैथोड किरणें कैथोड के दाब से अथवा विसर्जन नलिका में भरी गैस से उत्सर्जित होती हैं। कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब कैथोड किरणें धात्विक सतह से टकराती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। आगे दिया गया कैथोड किरणें धातु की अत्यंत पतली पन्नी की भेद कर निकल जाती हैं, जबकि कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट अथवा फिल्म पर धब्बे मतलब स्पॉट्स छोड़ती हैं। ठीक, आगे देखो आगे दिया गया है जब कैथोड किरणें कांच की सतह
जब कैथोड किरणें कांच की सतह अथवा जिंक पर परत पर चढ़ी हुई सतह से टकराती है तो ये चमक उत्पन्न करती हैं, जिसे प्रदीप्त कहते हैं। जब कैथोड किरणें धातुएं जैसे टंगस्टन, कॉपर, मॉलिब्डेनम आदि की सतह से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो एक चीज़ याद रखो, जब कैथोड किरणें किसी टंगस्टन या कॉपर या मॉलिब्डेनम आदि की सतह जो पदार्थ होते हैं धातुओं में टकराती है तो ये एक्स किरणों को उत्पन्न करती है। आगे दिया गया कैथोड किरणें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में अवशोषित हो जाती हैं। कैथोड किरणों के गुणधर्म के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। यह नाम सन 1874 में जे स्टोनी द्वारा सुझाया गया था और इस नाम के बाद थॉमसन ने भी स्वीकृति प्रदान की कि इलेक्ट्रॉन को ई और इलेक्ट्रॉन को ई की इस तरीके से ई की पावर माइनस ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे दिया गया कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देख लो आप, क्या क्या इसमें दिए गए मेन चीज बातें। बोला जो एक्स किरणें होती हैं, जब किसी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज का एक गलनांक और उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ जैसे तांबा पर गिरता है तो उससे जो किरणें उत्सर्जित होती हैं उन किरणों को एक्स किरणें कहते हैं। इनकी खोज 1895 में विलियम कॉर्नर रोन्जन ने किया था। तो एक्स किरणों की खोज रोन्जन ने किया था। आगे दिया गया एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वाली बहुत सी शक्तिशाली किरणें होती हैं। इनकी भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये किरणें मनुष्य के मांस को पार कर जाती हैं लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं। इसीलिए एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग एक्सरा बोलते हैं। इसके अलावा इन किरणों का उपयोग कैंसर आदि रोगों के उपचार में भी किया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग हमें एक्सरा करने के लिए और कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा आवेश की गणना करना। आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना आर. मिल्कन ने तेल बूंद का प्रयोग द्वारा किया था। इस प्रयोग से इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन कूलाम पाया गया और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश को इकाई ऋण आवेश माना गया। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना भी एक उपयुक्त विधि से की गई। यह 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम पाई गई। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना गया जो कि वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 गुना था। इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात होता है। इसका अगर मान ज्ञात करने के लिए बात करें तो इसका जब मान ज्ञात करोगे तो 1.6 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम आ जाता है। आगे दिया गया है हमारा, अब इसकी बात कर ले डेफिनेशन की, कि बोला किसी परमाणु में उपस्थित वह मौलिक पदार्थिक कण जिस पर विद्यमान कण आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम को इकाई ऋण आवेश माना जाता है तथा जिसका नगण्य द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। ठीक, अतः इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो सभी तत्वों में उपस्थित होता है। ठीक, आगे दिया प्रोटॉन की खोज कब की थी, डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स। तो बेटा जर्मन के वैज्ञानिक यूगेन गोल्डस्टीन ने 1886 में विसर्जन नलिका में संशोधन करके थॉमसन के प्रयोग को दोहराया। उसने छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। उसे नलिका के अंत सिरे पर न रखकर मध्य में रखे। उसने विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन आगे दिया गया हाइड्रोजन गैस भरी तथा प्रयोग को उसी प्रकार किया जैसे कि थॉमसन ने किया था। ऐसा करके उसके अकस्मात नलिका में उत्सर्जित एक नए प्रकार की किरणों की खोज कर दी। ये किरणें छिद्रयुक्त कैथोड से गुजरकर दूसरी ओर एनोड विपरीत दिशा में निकल गईं। ठीक, तो ये देख सकते हो निर्वात पंप, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया। ठीक है, छिद्रयुक्त कैथोड। आगे दिया एनोड किरण विसर्जन नलिका आई हमारी, दिया गया इन किरणों को एनोड किरण का नाम दिया गया। ठीक, क्योंकि ये एनोड से निकलकर विपरीत दिशा में जाती हैं। इन किरणों को धन किरणें भी कहा गया है क्योंकि ये धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। प्रारंभ में वैज्ञानिक ने एनोड किरणों को कैनाल किरणें भी कहा क्योंकि ये किसी कैनाल जाल से धारा से समान चलती हुई प्रतीत होती हैं। आगे दिया गया है
कि एनोड किरणों की उत्पत्ति की व्याख्या। एनोड किरणों की उत्पत्ति की व्याख्या बात करेंगे। वो बोलता है कि हम जानते हैं कि विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी थी। उच्च वोल्टता पर हाइड्रोजन गैस के अणु परमाणु में टूट जाते हैं और उच्च गति के इलेक्ट्रॉन जो कैथोड किरणें बनाते हैं, ठीक, को इन परमाणु में टकराने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन इन परमाणु से निकलकर धनावेशित कण उत्पन्न कर देते हैं। ये कण एनोड किरणें बनाते हैं जो कैथोड के छिद्रों से पार कर निकल जाती है। इसका अर्थ है कि एनोड किरणें तथा धन किरणें धनावेशित किरणों से बनती है जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर बनते हैं। आगे दिया गया है, विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी जाने की स्थिति में ये धनावेशित कण प्रोटॉन कहलाते हैं। वास्तव में प्रोटॉन नाम प्रोटियम, जो प्रोटॉन का नाम है वो बेटा प्रोटियम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि प्रोटॉन का प्रतीक P से व्यक्त किया जाता है। ठीक, जब प्रयोग किसी अन्य गैस के साथ किया जाता है तब प्राप्त धनावेश भिन्न होता है, जो वास्तव में प्रोटॉन का पुंज गुणक होता है। अतः निष्कर्ष रूप में एनोड किरणें धनावेश कणों प्रोटॉन से बनती हैं। जब गैसीय परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन को इस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। किस प्रकार बोल रहा है कि किसी परमाणु में उपस्थित वह मौलिक पदार्थिक कण जिस पर इकाई धन आवेश मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है तथा इकाई द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। आगे दिया गया है, एक्स्ट्रा शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि प्रोटॉन अथवा आवेश एवं द्रव्यमान के मान विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी होने की स्थिति में ही सत्य है। यदि विसर्जन नलिका में कोई अन्य गैस भरी जाती है तो द्रव्यमान तथा आवेश के मान में भिन्न प्राप्त होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन को सार्वत्रिक कण नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के समान प्रोटॉन एक सार्वत्रिक कण नहीं होता है। आगे दिया गया है, एनोड किरणों के गुणधर्म बात कर लेते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनोड रेस बोल रहा है, एनोड किरणें सदैव सरल रेखाओं में चलती हैं। ठीक है, मतलब एनोड किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। एनोड किरणें धन आवेश कणों से मिलकर बनती है। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। एनोड किरणों को बेटा क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। आगे दिया गया है कि ठीक है, एनोड किरणों की प्रकृति विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर करती है। एनोड किरणें गैसों के आयनित करती हैं। एनोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में कैथोड किरणों से विपरीत दिशा में अवक्षेपित हो जाती हैं। कणों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान m का अनुपात E/m मान कहते हैं। ठीक है, विसर्जन नलिका में भरी विभिन्न गैसों के लिए समान नहीं होता है। आगे कुछ दिया गया, टेस्ट योर नॉलेज। कैथोड किरणों खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बेटा? J.J. थॉमसन ने की थी। कैथोड किरणें किन कणों से मिलकर बनी होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है तथा ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। धन किरणों को कैनाल किरणों क्यों कहा जाता है? क्योंकि धन किरणें कैनाल जाल में समान चलती हैं, प्रतीत होती हैं। आगे दिया गया, धन किरणें कणों से मिलकर बनी होती है तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है? धन किरणें प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है और इनकी प्रकृति धनावेशित होती है। आगे हम बात करेंगे बेटा परमाणु संरचना की बात करेंगे। यहाँ पर परमाणु संरचना की बात के लिए आप देखोगे ध्यान से, देखो दिया गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बोल रहा है। हमने इसमें पहले अध्याय में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के विषय में पढ़ा था, जिसमें यह बताया गया कि परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी कण है। लेकिन परमाणु के अंदर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन किस तरह व्यवस्थित हैं। इसके लिए वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तावित की, जिन्हें परमाणु मॉडल कहा गया। J.J. थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना के संबंधित पहला मॉडल दिया। तो पूछ लिया जाएगा परमाणु मॉडल किसने दिया था? J.J. थॉमसन ने, जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। अब आगे दिया गया थॉमसन का परमाणु मॉडल देख लो किस तरीके से है। तो दिया गया, थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है,
जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं। अगर यह थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले में निर्मित होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए रहते हैं। ऋण आवेशित धनात्मक आवेश परमाणु के समान होते हैं, इसलिए इन्हें परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीत करते हैं। अब आगे बात करोगे, ये जो धसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये परमाणु का एक गोला है, ठीक है। ये सारे जितने आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे दिया गया एक्स्ट्रा शॉर्ट में, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन 1856 से 1940 की इलेक्ट्रॉन की खोज कर 1906 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। जे थॉमसन को, ठीक है, 1906 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे आपके लिए नहीं आता, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि जे थॉमसन को भौतिक विज्ञान में कब पुरस्कार मिला था। बोल रहा थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां। अब देखो कमियां क्या थी इसमें, वो हम बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है थॉमसन परमाणु मॉडल उस समय ज्ञात इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के पदों में परमाणु के गुणधर्म को समझाने में सफल रहा, लेकिन परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थीं जो उनको हम पढ़ेंगे। तो दिया गया, थॉमसन अपने परमाणु मॉडल का एक कोई प्रायोगिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं कर सका। वह रदरफोर्ड तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु संरचना के संदर्भ में किए गए प्रयोगों को अपने परमाणु मॉडल द्वारा स्पष्ट करने में असफल रहा। इसलिए थॉमसन परमाणु मॉडल को, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उसको अस्वीकार कर दिया गया और उसके द्वारा प्रस्तावित कथन का परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है तथा उस पर कोई भी नेट आवेश नहीं होता है। वर्तमान में भी मान्य है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में थॉमसन का योगदान उल्लेखनीय है। अब बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करेंगे। तो देख लो भाई, रदरफोर्ड ने क्या झंडे गाड़े थे, देख लो। तो देखो रदरफोर्ड के बारे में बात करें, सन 1919 में इलेक्ट्रॉन के वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड कब किया था, 1919 में परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था जानने का उद्देश्य में रेडियम से प्राप्त अल्फा कण व हीलियम नाभिक के सोने की अत्यंत पतली पन्नी को पर टकराया। उन्होंने सीधे रेखा में जाते हुए अल्फा कणों के सोने की पतली पन्नी से टकराने के उपरांत उन कणों की दिशाओं का भी परीक्षण किया। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी इसलिए प्रयोग की क्योंकि वह बहुत ही पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी, ठीक। जो ये सोने की पतली पन्नी थी वो 1000, ये जो आप देख रहे हैं सोने की पत्ती है, ये 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। लेकिन अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान 4 mu, प्रोटॉन द्रव्यमान का 4 गुना होता है, इसलिए आवेश इन पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना अधिक होता है। इसलिए तीव्र गति के इन कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक। आगे दिया गया है, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन में बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। तो ये देख सकते हो, ये वृत्ताकार जनस पर्दा है, ये और ये प्रस्फुरण है, और ये सोने की पत्ती है, ठीक। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किया, ठीक है। आगे दिया गया है, ये अल्फा कण पहले ही संकीर्ण स्लिट से गुजरे गए, तत्पश्चात सोने की पहली परत से टकराए। रदरफोर्ड को आश्चर्य हुआ कि यह कण प्रकीर्णित हो गए थे। उन्होंने जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई हुई वृत्ताकार स्क्रीन पर चमकदार दीप्त, जिसे प्रस्फुरण कहते हैं, उत्पन्न की, ठीक। अब आगे दिया गया है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण देखो क्या होते हैं। बोल रहा है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। अब कुछ अल्फा कण मूल पथ से विभिन्न कणों के विक्षेपित हो गए थे। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण टकराकर अपने मार्ग से वापस लौट आया। तो आप देख सकते हो, ये हमारा नाभिक है, नाभिक में प्लस है, और ये अल्फा कण देखो कुछ बहुत टकरा कर जा रहा है, कुछ बहुत वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये अल्फा का प्रकीर्णन होता है। अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की। जो हमारे रदरफोर्ड थे वो 1871 से 1937 तक सोने, मतलब इनका जीवन काल रहा है।
ठीक, इन्होंने सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे और सन 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और थॉमसन को 1906 में मिला था और इनको 1908 में मिला था। दोनों ही साल दूसरे मतलब एक दूसरे पीछे हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, ये तो परीक्षण है बच्चों, उसके बाद हमें परीक्षण को करना नहीं है। अगला हमारा दिया गया है टॉपिक रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के गुण, फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल। तो दिया गया रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की स्थिति को स्थापित करके प्रमुख योगदान दिया। इस मॉडल के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। परमाणु दो भागों से मिलकर बनता है, ये भाग नाभिक तथा अतिरिक्त नाभिकीय कहलाते हैं। कुल नाभिक परमाणु केंद्र में स्थित होता है तथा यह अतिरिक्त नाभिकीय भाग द्वारा घिरा होता है। परमाणु में नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर तक होती है, जबकि परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। इस प्रकार परमाणु का आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। ठीक, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः नाभिक के कारण होता है और सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन चैडविक द्वारा बाद में खोजे गए नाभिक में उपस्थित होते हैं। अगर दिया बोला नाभिक पर धन आवेश, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के प्रत्येक प्रोटॉन पर नाभिक धन आवेश द्वारा होते हैं, उसके कारण होता है, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अतिरिक्त नाभिकीय भाग में विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक का कुल धन आवेश अतिरिक्त नाभिकीय भाग में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। आगे दिया गया है 8वां नंबर दिया गया बच्चों, अतिरिक्त नाभिकीय भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्तर नहीं होते हैं। ये नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग के अंतरिक्ष तीव्र गति में घूमते रहते हैं। चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप नहीं आते हैं तथा न ही नाभिक पर गिरते हैं, क्योंकि इनका नाभिक के प्रति आकर्षण बल समान परिमाण वाले अधिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों रदरफोर्ड की मॉडल की सीमाएं और कमियों के बारे में बात करेंगे। देखो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमा और कमियां क्या थी। बोल रहा है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि परमाणु के अतिरिक्त नाभिकीय भाग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप नहीं आते हैं, ना ही उस पर गिरते हैं, क्योंकि उनका नाभिक के प्रति आकर्षण बल समान परिमाण के अधिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहते हैं। यह धारणा रदरफोर्ड ने प्रस्तुत की थी, परंतु मैक्सवेल ने अपने विकिरण सिद्धांत रेडिएशन ऑफ थ्योरी के आधार पर चुनौती दी। विकिरण सिद्धांत के अनुसार वृत्ताकार कक्षाओं में तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए आवेशित कण विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन भी तीव्र गति से चलने वाले आवेशित कण अतः ये भी सतत रूप से विकिरित विकिरण रूपी ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। इससे उनकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी, तभी वे नाभिक के समीप आते जाएंगे। अंततः समाप्त ऊर्जा खोकर वे नाभिक पर गिर कर उसी का एक भाग बन जाएंगे। यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि परमाणु प्रकृति में अत्यंत स्थायी होते हैं और परमाणु का आकार समान रहता है। यद्यपि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग दिया गया है, वृत्ताकार मार्ग के यदि अनुदित चक्कर लगाते हैं, जैसे कि बताया जा चुका है कि रदरफोर्ड उसका अनुयुक्त कारण स्पष्ट न कर सका। ठीक, यह रदरफोर्ड परमाणु की प्रमुख कमी मानी गई। ठीक, अब आगे दिया कमियां की बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की। तो बोला रदरफोर्ड का परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट नहीं कर सका और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल ये भी स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु में अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है। ये इलेक्ट्रॉन है सर्पिलाकार चक्कर लगाते रहते हैं इसमें। ठीक, नाभिक की ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा शॉर्ट की बात करेंगे तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल सौर मंडल के समान है। सौर मंडल में विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहों के समान नाभिक के सूर्य के समान चारों चक्कर लगाते हैं। हम बात करते हैं बच्चों बोर का परमाणु मॉडल की बात करेंगे। तो देखो बोर की परमाणु मॉडल क्या था उसके बारे में पूरा हम लोग जानकारी ले लेते हैं एक एक चीज़ों की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर फोन हिलता है जब हम आगे पीछे करते हैं। तो दिया गया बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के सीमाओं को स्पष्टीकरण नील्स बोर ने 1885 में 1962 द्वारा किया गया था।
बोर ने बताया था कि तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन की विकिरण रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए, जैसा कि मैक्सवेल ने सुझाया था, परंतु वास्तव में वे ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। वस्तुतः इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्ध असंख्य कक्षाओं में से वे केवल कुछ ही निश्चित स्तर कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं तथा उनकी ऊर्जा भी निश्चित होती है, तथा अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर रहती है, अथवा इलेक्ट्रॉन को स्थिर अवस्था में माना जाता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन उस स्थिति में नहीं होते हैं कि विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण कर सकें। इस प्रकार वे एक ही कक्षा में बिना ऊर्जा के ह्रास किए चक्कर लगाते रहते हैं। इससे परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु में अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन के वितरण के संदर्भ में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रह है कि किसी परमाणु के अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन सुस्पष्ट वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन वृत्ताकार मार्गों को हम कक्षा कहते हैं। तो देख सकते हो कक्षा कौन कौन सी होती है बेटा, KLMN इनकी कक्षा होती है। ठीक, आगे दिया गया है इन ऊर्जाओं स्तरों में उपस्थित ऊर्जा के आधार पर KLMN देख सकते हो ये बेटा KLMNO 1 2 3 4 5 प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन ऊर्जा कोशों में ऊर्जा का क्रम इस प्रकार होता है कि KLMN हमेशा इससे के छोटे रूप में चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चे, 5वां नंबर दिया गया है, किसी कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास अथवा अवशोषण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में इनकी ऊर्जाएं स्थिर रहती हैं अतः इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा अवस्था स्थिर अवस्था में भी कहलाती हैं। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करिएगा। अगली हेडिंग है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कीजिएगा। कह रहा है कि हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न ऊर्जा कोशों में विस्तृत इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, आवेशित कण होने का इनमें ऊर्जा के ह्रास अथवा विकृत होने की अपेक्षा भी की जाती है। यद्यपि यह वास्तव में घटित नहीं होता है कि बोर ने अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष भी निकाला था कि इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा का ह्रास अथवा अवशोषण करके कुछ निश्चित मात्राओं में बंडल जो क्वांटा कहते हैं, ठीक, कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी समान ऊर्जा अवस्था जिसे तटस्थ अवस्था भी कहते हैं, ठीक, ये ऊर्जा का ह्रास प्राप्ति करने की स्थिति में नहीं होते हैं। वे सभी कक्षा में स्थिर अवस्था में होते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। आगे दिया गया देखो बेटा, लाइट ज़्यादा बढ़ गई ना बच्चों, कम कर दी। ठीक है बेटा, वो क्या होती है, लाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है जब उसको दिखाई देता है कि हमें कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं और कमियां क्या थी। बोल रहा बोर परमाणु मॉडल में स्थापित समझाने व परमाणु को विभिन्न ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन वितरण को समझाने में अत्यधिक सीमा तथा सफल रहा है। यद्यपि मॉडल भी कुछ सीमाओं तक कमियों की परिपूर्ण था। ये कमियां निम्नलिखित थीं कि यह मॉडल परमाणु के संयोग से बनने वाले अणुओं की बनावट ज्यामिति से इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सका, और बोर सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा सुशिष्ट वृत्ताकार मार्ग अर्थात कक्षा में अनुसरण करते हैं। यद्यपि बाद में हुए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं हो सकता है। ये प्रकृति में प्रायिक होते हैं, ना कि निश्चित होते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। पूरा न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, किस तरीके से। बेटा आप देखो, अब नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी फिर आप लोग है ना तो फिर देखोगे नहीं। तो देखो ब्राइटनेस कम कर दी हमने। दिया गया न्यूट्रॉन क्या होता है, सन 1920 तक परमाणु को केवल दो मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना माना जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, अतः परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान ही माना जाता है। क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम तक होता है, जिसे 1 U माना जाता है। सन 1920 में रदरफोर्ड ने पाया कि हाइड्रोजन परमाणु का छोड़कर अन्य किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान केवल इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों द्वारा ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हीलियम के परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं तथा अतिरिक्त नाभिकीय भाग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हीलियम परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान का 2 गुना होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, अर्थात 4 U होता है। इस समस्या के हल के लिए रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में कुछ उदासीन कणों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की।
उसने ये भी बताया कि इन कणों के द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होते हैं तथा इन पर कोई आवेश नहीं होता है। इन उदासीन कणों की वास्तविक खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई, जब वह बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करता था। बोल रहा है कि बेरियम धातु की पतली पन्नी, जो पतली पन्नी होती है, बोल रहा है कि हाँ, इससे प्राप्त प्रत्येक कण का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम पाया गया, जो प्रोटॉन द्रव्यमान के लगभग समान था। यद्यपि इस पर कोई भी आवेश नहीं था, अर्थात यह कोई भी प्राकृतिक उदासीन था, अर्थात इस कण को न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया, क्योंकि एन प्रतीक, न्यूट्रॉन को एन से प्रतीक से किया गया है। इस प्रकार हम न्यूट्रॉन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देखो, थोड़ा लाइट कम हो गई है। देखो बेटा, आगे दिया गया है, कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह मौलिक पदार्थिक कण जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जिसे एक इकाई द्रव्यमान माना जाता है या होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, आगे दिया गया है प्रमुख मूल कणों के अभिलाक्षी गुणधर्म। तो देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻19 और न्यूट्रॉन पर होता है शून्य आवेश। द्रव्यमान होता है प्रोटॉन पर 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन पर होता है 1.672 × 10⁻27 और न्यूट्रॉन पर होता है 1.675 × 10⁻27। द्रव्यमान होता है, आपको द्रव्यमान भी याद कर लेना। ठीक है, खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने की थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके बच्चों, बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के तीन मूल कण एलिमेंट्री ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है, जो परमाणु रचना करते हैं। इन मूल कणों का कोई विशेष पहचान नहीं होती है। परमाणु को ही एक पदार्थ की सूक्ष्मतम कण माना जाता है। अनुसार रासायनिक संयोजकता में ये भाग लेता है। परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियन भी कहलाते हैं। परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसका द्रव्यमान निर्धारित करता है। अब बेटा कुछ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में उपस्थित 3 अपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। तो 3 अपरमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कणों का नाम लिखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन द्वारा परमाणु किस भाग की खोज की थी? नाभिक द्वारा। परमाणु में ऊर्जा कोषों के केएलएमएनओ की ऊर्जा का क्रम होता है, इस तरीके से घटता हुआ क्रम होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का प्रतीक का द्रव्यमान क्या होता है? 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। यद्यपि परमाणु आवेशित कण उपस्थित रहते हैं तो फिर भी परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु में उपस्थित सम धनावेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। न्यूट्रॉन विद्युतीय प्रकृति का होता है, न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन होता है। आगे बच्चा देखो, हम लोगों ने 40 मिनट की बात 40 मिनट पढ़ लिया है, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्लियर करते हैं। और ये चैप्टर तो भाई बहुत बड़ा है, ठीक, लेकिन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो बोल रहा है कि हम जानते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु उनके परमाणु क्रमांकों के साथ द्रव्यमान संख्याओं में भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा कोषों में वितरित रहते हैं, जिन्हें बोर ने केएलएमएन के आदि के रूप में व्यक्त किया था। अगर यह ऊर्जा कोषों में इलेक्ट्रॉन का यह वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यह वितरण बोर तथा बरी द्वारा समझाए गए नियमों में आधारित होता है। इन नियमों को बोर बारी योजना भी कहते हैं। इस योजना के अनुसार किसी कक्षा में ऊर्जा कोष की अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहाँ n कक्षा कोष में केएलएमएन या 1, 2, 3, 4 होता है। पहली कक्षा या ऊर्जा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरी कक्षा में 8 होती है, ठीक, और तीसरे कक्षा की हम बात करें तो यहाँ पर तीसरे कक्षा की बात करें तो 18 होती है, चौथे कक्षा की बात करें 32। तो 2, 8, 18, 32 होते। क्या होते बेटा? 2, 8, 18, 32 होते। ठीक, बोल रहा परमाणु के सबसे बातम ऊर्जा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उससे इससे पहले वाले ऊर्जा कोष सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या होने पर उसने आगे वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन
भरे, बल्कि जबकि आत्म कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो जाते हैं और नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, आगे देख लो, इस तरीके से देख लो, आवर्त सारणी में पहले 18 तत्वों का परमाणु संरचना व्यवस्थित क्षेत्र: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, आगे दी गई बेटा बात करेंगे बैलेंसी की, बात करेंगे बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है बेटा, संयोजकता की बात करेंगे। 2:40 हो गए वैसे। बोल रहा है, हम पढ़ चुके कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अवस्थित रहते हैं। किसी परमाणु के आत्म कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता कहा जाती है। जितने उसमें आत्म कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको बेटा क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। बोला कि बोर बरी इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा हम जान चुके हैं कि किसी परमाणु का आत्म कोष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। संयोजकता के इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को अष्टक नियम के आधार पर करते हैं। यदि किसी परमाणु के आत्म कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह स्थायी होता है। यदि पहला कोष बाह्य कोष होता है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन होने पर स्थायी होता है। आगे हम बात करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। बोल रहा है कि परमाणु अपने आत्म कोष को पूर्ण करने के लिए रासायनिक क्रिया करते हैं, अर्थात स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। परमाणु अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। परमाणु अपना आत्म कोष पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या साझा करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है या संयोजन क्षमता कहलाती है। ऐसा परमाणु जिनके आत्म कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, अपवाद स्वरूप या हीलियम के आत्म कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी संरचना क्षमता या संयोजकता शून्य होती है। अतः ऐसे परमाणु रासायनिक सक्रिय नहीं होते हैं। इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं। जैसे नियॉन के आत्म कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के आत्म कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 कहलाती है। बोला इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की संयोजकता 2 और 3 होती है, क्योंकि इनके आत्म कोष में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु की आत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूर्ण होती है तो इनकी संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक, जैसे कि फ्लोरीन की आत्म कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 7 हो सकती है। लेकिन आत्म कोष में अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हेतु फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन क्रम सरल होता है। ठीक, अतः इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटकर की जाती है। इस प्रकार फ्लोरीन संयोजकता 1 है। ठीक, इस प्रकार जिन तत्वों के बाह्य कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे तत्व की संयोजकता 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन के आत्म कोष इलेक्ट्रॉन को घटाकर की जा सकती है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती, 8 होती है, आत्म कोष में कितनी होती है, 6 होती है, तो आ जाएगी इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, अब आगे देख लो, दिया गया संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन में संबंध, रिलेशन बिटवीन द वैलेंसी एंड द बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के परमाणु समांतर संयोजनकारी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अर्थात अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्रमशः 1, 2, 3 से संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 5, 6, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन के परमाणु समांतर अन्य तत्वों के ग्रहण करते हैं तथा क्रमशः 3, 2, 1 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक तत्व परमाणु का एक निश्चित संयोजकता क्षमता होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। इस पहले 18 तत्व संयोजकता सारणी में दर्शाई गई है। तो पहले 18 तत्व हैं, इनकी हम देख लेते हैं, सारणी देख लेते हैं बेटा क्या है। ठीक है, पूरी एक एक चीज़ों को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो आपने हेडिंग देख ली ना, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरित के साथ पहले 18 का परमाणु संयोजकता। तो बेटा देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट कर देते हैं थोड़ी सी, अब सही है बेटा। देख रहे ना, ऑटोमेटिक लाइट तेज हो जाती है इसकी, जहाँ उसको अंधेला दिखा नहीं फोन ऑटोमेटिक कैचिंग पावर कर लेता है। ठीक है, अब दिया गया हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरान की 3, कार्बन की 4,
नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस का 3 या 5, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का 0। ठीक, तो ये इनकी संयोजकता होती है। आप चाहो तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी याद कर सकते हो, 18 तक दी गई है। आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कर सकते हो, न्यूट्रॉनों की संख्या याद कर सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या याद कर सकते हो, परमाणु संख्या याद कर सकते हो, इनके प्रतीक याद कर सकते हो। ठीक है ना बच्चा? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे दिया गया है बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में संबंध क्या होता है। बोल रहा है कि समानता तत्वों में रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा तत्व संयोजकता से जुड़े रहते हैं। समान संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा समान संयोजकता के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसलिए लिथियम का Z=3, सोडियम का Z=11 और पोटेशियम का 19 में जो सभी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी अपने यौगिकों में एक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अपने बातम कोष तथा संयोजी कोष में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की संयोजकता 0 होती है। इसका अर्थ यह है कि इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन का न तो ह्रास होता है और ना ही प्राप्त होती है। अत्यंत क्षीण रासायनिक सक्रिय होंगे। ये उत्कृष्ट या अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हीलियम 2 और सोडियम पर 10 और आर्गन पर 18 होते हैं इनकी संयोजकता। ठीक, दूसरा दिया गया 1, 2, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये समांतर धातु होते हैं। जबकि चौथे की नंबर बात करें कि 5, 6, 7, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों में से अन्य परमाणु में क्रमशः 2, 3, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह समानता अधातु कहलाते हैं। ठीक, पांचवा दिया गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व में से धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। ये अर्धधातु अथवा उपधातु कहलाते हैं। कार्बन तथा सिलिकॉन दोनों की संयोजकता 4 होती है। इनमें कार्बन अधातु होता है परंतु सिलिकॉन अर्धधातु होता उपधातु होता है। आयनों का निर्माण क्या होता है? हमने पढ़ा था कि तत्वों के परमाणु अपने बातम अथवा संयोजी कोष अपूर्ण होने पर उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन का ह्रास अथवा प्राप्ति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई स्पीशीज प्राप्त होती है। इस प्राप्त स्पीशीज को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन अथवा कैटायन। धन आयन को ही कैटायन बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बच्चा दिया गया है इसी में, दूसरा होता है ऋण आयन को एनायन बोलते हैं। ठीक, तो देखो धनायन क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोने की स्थिति में कैटायन या धन आयन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है और इलेक्ट्रॉन खोकर 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का धन आयन बनाता है। चूंकि आयन इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 10, प्रोटॉनों की संख्या 11 कम होती है, अतः इस प्रकार धन आवेशित उपस्थित होते हैं। तो देख सकते हो सोडियम को किस प्रकार इसमें ह्रास करके बनाया जाता है। ऋण आयन क्या होता है? ऋण आयन एनायन किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की स्थिति में ऋण आयन या एनायन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7, यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने वाला 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऋण आयन बनाता है। चूंकि इस आयन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2, 8, 10, 8, 2, 10, 10 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 9 से अधिक होती है, अतः इस प्रकार ऋण आवेश उपस्थित होता है और अगर वध प्रदर्शित करता है। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर था, नानी याद आ जाएगी करते करते। ठीक है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, क्लोरीन का आगे दिया गया परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। बोल रहा है कि परमाणु संख्या क्या होती है, पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या तत्व परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक पर धनावेश की उपस्थिति को स्थापित किया था। इस धनावेश के कारण प्रोटॉन थे। सन 1913 में मोजले ने परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की निश्चित संख्या ज्ञात करने का प्रयास किया था। अब आगे दिया गया है कि देखो वही चीज़ है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। आपको ये पढ़ना है बस। आगे दिया गया द्रव्यमान संख्या पर पढ़ते हैं। मास नंबर क्या होते हैं? यार पूरा आ रहा है ना? यार ये तो गड़बड़ हो गया इसमें। यहाँ हो रहा है बेटा, देर लाइट ज़्यादा तेज अधिक कम हो जाती है।
आगे दिया गया था परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, मास नंबर। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, इससे इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में रहता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन बराबर 12 U। इस प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 U होता है, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। आगे दिया गया है एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का कुल संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। इसे A से प्रतीक करते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या A और प्रोटॉनों की संख्या P तथा न्यूट्रॉन संख्या N होती है, तो द्रव्यमान संख्या होती है Z प्लस N और N बराबर A माइनस Z। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है बेटा, आगे देख लो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्या दिया गया है। परमाणु का प्रवर्धक क्या होता है, परमाणु का प्रदर्शन क्या होता है। बोला किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक, जैसे एल्युमिनियम, इस तरीके से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी लिखा जा सकता है। आगे दिया एक्स्ट्रा शॉर्ट में तो पढ़ोगे कि किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या आंतरिक रूप से उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, यद्यपि वास्तव में ये दोनों भिन्न भिन्न पद होते हैं। द्रव्यमान संख्या केवल एक संख्या है, जबकि परमाणु द्रव्यमान की एक विशिष्ट इकाई होती है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। जैसे हीलियम परमाणु संख्या 4 और परमाणु द्रव्यमान 4 U होता है। आगे हम देखो, आप न्यूमेरिकल की बात करो तो न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो बच्चों, इस तरीके से देख लो, न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना बच्चों। न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो बच्चों, 5वां देख लो, 6वां देख लो। ठीक, न्यूमेरिकल आप लगाइए बच्चों, क्योंकि वीडियो हमारी 51 मिनट पहले ही हो गई ज़्यादा। फिर हम बात कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ की, टेस्ट योर नॉलेज की बात कर लेते हैं। बोला एक परमाणु का द्रव्यमान 23 है, तो उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन संख्या 12 है, तो तत्व परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। उस तत्व का संकेत बताइए। 11 होगा सोडियम का। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी ज्ञात करो। परमाणु संख्या क्या है, परमाणु पर आवेश क्या है, तो 10 और 0 है। धनावेश सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 10 होगा। ठीक है, आगे दिया गया एक तत्व का परमाणु संख्या 12 है, तो इसमें KLMN द्वारा ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 2 8 8 8 2। ठीक, आगे दिया गया आर्गन का द्रव्यमान 40 होता है, तो परमाणु संख्या 18 है, तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए और इलेक्ट्रॉन का वितरण भी लिखिए। तो प्रोटॉन का 18, इलेक्ट्रॉन का 18, सोडियम न्यूट्रॉन का 22, आर्गन का 2 8 8। अब देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं बच्चे, समस्थानिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो समस्थानिक क्या होते हैं, अधिकांश तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। इन तत्वों में से कुछ तत्वों की जांच करने पर यह पाया गया है कि किसी विशेष तत्व के परमाणु को विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं उपलब्धि है। अतः समस्थानिक इस प्रकार के प्रभावित किया जा सकता है कि किसी समान तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या में अंतर उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या के कारण होता है। ठीक, अब बोला उदाहरण देख लो, हाइड्रोजन जो होता है वो 3 समस्थानिक रूप में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बोल दिया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। ठीक है, बस आपको इस तरीके से याद करना है। आगे आ जाओ। ठीक, तो वही चीज़ है, बस हमारा वही मेन पॉइंट था। आगे हम बात करेंगे समस्थानिक के रूप में पाए जाने वाले तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान। बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एक्साइटिंग एफ द आइसोटॉप। हमने पढ़ा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या के आंशिक रूप में समान होते हैं तथा दोनों पूर्ण संख्या होती हैं। यद्यपि समस्थानिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों में स्थिति उनके परमाणु द्रव्यमान के औसत मान लिए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न समस्थानिक प्राप्ति सापेक्षिक अनुपात ज्ञात हो। उदाहरण के लिए क्लोरीन 35 होता है, 3 रेशियो में उपस्थित होता है, तो क्लोरीन का औसत परमाणु आपका निकल जाता है 35.5। फिर आगे हम बात करेंगे समस्थानिक के गुणधर्म क्या होते हैं। बोला समस्थानिक के गुणधर्म होते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होती है परंतु उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, अगला नंबर दिया गया हमारा कि समस्थानिक में
प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जबकि समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा? भिन्न होती है। आगे बोल रहा है किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन विन्यास एक समान होता है, जबकि समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को संख्या अथवा परमाणु में इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करते हैं। समस्थानिक के भौतिक गुणधर्म समानता असमान होते हैं, क्योंकि परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। आगे दिया कुछ तत्वों में समस्थानिक को रेडियोएक्टिव प्रकृति होती है, ये रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक। आगे दिया गया है रेडियो समस्थानिक के अनुप्रयोग। तो बेटा 6 तक दिया गया, 6 तक हमारा स्क्रीन में पूरा आ रहा है। ठीक बेटा। तो आगे दिया गया रेडियो समस्थानिक के अनुप्रयोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स बोल रहा है कि हमने पढ़ा है कि कुछ तत्व समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी के प्रकृति के होते हैं, जैसे रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, ये रेडियो एक्टिव कण विकृत कहलाते हैं। रेडियो समस्थानिक विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इनका कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी होते हैं। कार्बन का रेडियो समस्थानिक कार्बन 14 समस्थानिक पुरातत्व खोज के दौरान पाए जाने वाली धातु जैसे लकड़ी, जंतु अवशेष आदि की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक कार्बन डेटिंग कहलाती है। तो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि लकड़ी, जंतु अवशेष आदि की खोज के बारे में जानकारी करना कि कितने साल पुराना है, तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है बच्चों। आगे दिया गया है सोडियम का समस्थानिक, सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग शरीर में रक्त संरचना की जांच के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 समस्थानिक गामा विकिरण का सर्जन करता है। यह कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। ठीक, कैंसर में कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग थायराइड के ग्रंथि का कार्य प्रणाली, जैसे हमारे शरीर में घेंघा रोग होता है, उसको डॉक्टरों द्वारा साधारण नमक के स्थान में आयोडाइड नमक के लिए परामर्श दिया जाता है। रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस, तो फास्फोरस का उपयोग कृषि क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिक संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, संभारिक बच्चा क्या होते हैं, बोल रहा है बेटा। संभारिक क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक के समान व्यवहार करते हैं। यद्यपि कुछ उदाहरणों में ऐसा पाया जाना ही संभव है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। अतः संभारिक को निम्नलिखित परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं संभारिक गुणधर्म। ठीक बच्चों, इनकी गुण के बारे में बात करते हैं। संभारिक विभिन्न तत्वों के संबंधित तत्व होते हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है, इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। आगे बेटा बात करेंगे हम लोग समस्थानिक और संभारिक में तुलना करेंगे, बस यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणु समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। संभारिक में क्या होता है, परमाणु संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है। समस्थानिक में नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। संभारिक में नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों भिन्न होती है। समस्थानिक में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, संभारिक में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक में कुछ भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं। संभारिक में समांतर रासायनिक तथा भौतिक गुण दोनों ही भिन्न होते हैं। समस्थानिक में इनका आवर्त सारणी में स्थान एक भी होता है और संभारिक में इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब आगे दिया गया है कुछ, ये देख लो, ये एक इम्पॉर्टेंट है। रेडियो समस्थानिक दो उपयोग लिखो। तो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और आयोडीन 131 समस्थानिक उपयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है। अब हम लोग ने बोला था कि हम लोग क्विक रिवीजन भी पढ़ेंगे, सारांश भी पढ़ेंगे, तो सारांश भी हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिस पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेशित होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। जे थॉमसन ने तरबूज का मॉडल दिया तो बताया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक
गोले में धसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के परमाणु नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर छोटा केंद्रक होता है और एक इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, परंतु परमाणु की स्थिरता की व्याख्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में क्या रहा बेटा, असफल रहा है ना। आगे दिया गया हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। बस दिया गया नील्स बोर द्वारा किया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल रहा। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों स्थायी वृत्ताकार मार्गों में गति करते हैं, इन्हें ऊर्जा कोव या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जबकि जे जे चैडविक ने उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की। इस पर परमाणु तीन अपरमाणु कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु कक्षाओं में केवल एम होती है, 1 2 3 4 नाम दिया। संयोजकता परमाणु की संयोजकता क्षमता है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के आत्म कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसे तो जिनकी संयोजकता शून्य होती है अक्रिय तत्व कहलाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये अक्रिय तत्व होते हैं। परमाणु या आयनों में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या तथा परमाणु संख्या कहलाती है, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के परमाणु के निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, ठीक इस तरीके से। समस्थानिक क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु परमाणु संख्या समान होती है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1s1 1s2 1s3 है। संभारिक विभिन्न तत्व ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु भिन्न संख्या होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, जैसे कैल्शियम और आर्गन। तत्वों के उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है ये देख लो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये देख लो, आप इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। फिर इधर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ये फोटो खींच सकते हो। फिर आगे देख लो, इस तरीके से आप फोटो भी खींच सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन आप ऑप्शनल वाले भी आंसर, जिनको बुक की आवश्यकता हो ऑप्शनल वाले भी दे सकते हो, ठीक है। आंसर शीट भी इसमें दी गई है, देखो ये दिया गया है, आंसर शीट भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आंसर शीट दी गई, आंसर शीट भी आप कर सकते हो। फिर आगे अभ्यास प्रश्न भी दिया गया, अभ्यास प्रश्न भी आप कर सकते हो, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर सकते हो आप, ठीक। जल्दी से नोट कर लो, ठीक। सारे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी आप कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कितने सारे दिए गए हैं, आप देखोगे एक एक चीज़ें क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छे से देख लो, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। बुक नहीं तो क्या हो गया, बुक इस पे बुक का काम भी हो जाएगा आपका, ठीक है। सारा दिया गया है, एक एक चीज़ें देख लो, नोट कर लो आप भी, ठीक है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पूरा देख लो। फिर ऑप्शनल वाले बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर भी देख लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो भी बड़ी तैयारी करना चाहते हैं सारे पेपर में आते हैं आपके, इतने सारे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। देख लो, ठीक है। आंसर शीट भी दी गई है, ठीक है। तो हम लोग ने 1 घंटे 3 मिनट में सारा टॉपिक पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। फिर आपको नई वीडियो फिर मिलेगी आपको, ठीक है। उसके लिए धन्यवाद बच्चों। स्कूल वाले बच्चे हो तो अपना कमेंट कर दिया करो, और मेरे व्हाट्सअप नंबर जो देखा करो, व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ और वहाँ पर मुझे कमेंट आप कर सकते हो।